हेलो गाइज। अभी मैं एक रेलवे ब्रिज पे हूँ और मैं लोनावाला घाट सेक्शन में हूँ। और अभी मैं जिस ब्रिज पे हूँ वो वायडक्ट नंबर 6 है। अभी मैं रेलवे के जो ब्रिज है और उस ब्रिज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ब्रिज में जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेनली 3 स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। एक पहला फाउंडेशंस और दूसरा पियर्स और तीसरा सुपर स्ट्रक्चर। दैट इज़ कि सबसे पहले फाउंडेशन आता है, उसके बाद सब स्ट्रक्चर और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर्स। तो फाउंडेशंस में बहुत सारे टाइप्स के फाउंडेशन हो सकते हैं, जिसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग हो सकते हैं सिचुएशन के आधार पे, साइट जियोलॉजी के आधार पे, साइट जियोलॉजिकल फीचर्स एंड जियोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स के आधार पे उसमें अलग अलग डिज़ाइंस हो सकते हैं। तो मेनली जो फाउंडेशन के टाइप्स होते हैं उसमें पहला होता है पाइल फाउंडेशंस। पाइल फाउंडेशंस में ये नंबर ऑफ पाइल्स होते हैं, उनको ग्रुप किया जाता है, सो उसको ग्रुप पाइलिंग बोलते हैं। और उसके बाद ओपन फाउंडेशन होता है या फिर राफ्ट फाउंडेशन। और एक तीसरा फाउंडेशन होता है वेल फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशंस है वो अलग अलग क्राइटेरिया में डिसाइड किए जाते हैं कि किस टाइप का फाउंडेशन किस टाइप के ब्रिज के लिए सूटेबल है और किस टाइप के लोकेशन के लिए वो सूटेबल होता है। सो जनरली जो पाइल फाउंडेशंस है वो क्लेई सॉइल में, क्लेई सॉइल स्टिकी सॉइल्स होता है, वो काफ़ी आपस में चिपकता है। तो यदि क्लेई टाइप का सॉइल है तो वहाँ पे पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। और यदि सॉइल जो है सैंडी सॉइल है, कोलैप्सिबल सॉइल है, तो वहाँ पे पाइलिंग जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही पाइलिंग के लिए बोर करते हैं तो वहाँ पे जो सराउंडिंग सॉइल्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं और वो बोर को फिल कर देते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है उसमें, बार बार बोर होता है और बार बार उस पर कोलैप्स हो जाती है सॉइल। सो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो सुटेबल है वहाँ पे बेल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और जैसे कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ये सब में ज़्यादातर सिल्टी सॉइल, सैंडी सॉइल होता है, तो वहाँ पे बेल फाउंडेशन यूज किया जाता है। और बेल फाउंडेशन हैवी स्ट्रक्चर्स में से यहाँ ब्रिज की ही बात हो रही है, तो ज़्यादा ट्रैफिक लोड है और ज़्यादा ट्रैफिक डिज़ाइन के लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं। और जो ओपन फाउंडेशन है, ओपन फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन, उसी को मैट फाउंडेशन भी बोला जाता है। वो सिंपली जो रॉक होता है, जहाँ पे सॉइल स्ट्रेटा, रॉकी स्ट्रेटा होता है, वहाँ पे उसको यूज किया जाता है। क्योंकि रॉक में बोर तो करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे बोरिंग नहीं की जा सकती, इसलिए वहाँ पे ओपन फाउंडेशन, ओपन पिट बना के उसमें राफ्ट प्रिपेयर करके उसके बाद वहाँ से पियर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि फाउंडेशन के बाद जो पियर्स और एबटमेंट्स होते हैं वो सब स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो फाउंडेशन, जैसे पाइल फाउंडेशन है तो वहाँ पे पाइल कैप बनेगी, बेल फाउंडेशन है तो बेल कैप उसके ऊपर आएगा, और यदि ओपन फाउंडेशन है तो उसमें राफ्ट आएगा। तो राफ्ट, पाइल कैप या बेल कैप ख़त्म होने के बाद वहाँ से फिर पियर स्टार्ट किया जाता है, पियर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है।
पियर अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं उसके फॉर्म्स के आधार पे, लाइक सिंपली सर्कुलर हो सकता है, या फिर ओपन सर्कुलर हो सकता है, या फिर हेक्सागोनल शेप में हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है। और जो पियर्स हैं वो टाइपर्ड होता है, जो कि बॉटम में उसका जो बेस होता है, बेस विड्थ ज़्यादा होता है, और टॉप आते आते उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। डबल डी शेप में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ, मतलब कैसे उस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है। वो इनिशियल स्टेज में प्लानिंग के टाइम पे ही उसको डिज़ाइन कर लिया जाता है। अभी जब पियर का कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो पियर के टॉप में पियर हेड या पियर टेबल और पियर कैप डिज़ाइन किया जाता है, जिसके ऊपर एक्चुअली में जो सुपर स्ट्रक्चर है वो रेस्ट होता है। तो सब स्ट्रक्चर में हमें फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर में जो एबटमेंट्स है और पियर्स है वो दोनों आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर की। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो मेन कंपोनेंट्स है, जो कि एक बीम टाइप का होता है, या फिर आर्च टाइप हो सकता है उसमें, या फिर स्लैब टाइप हो सकता है, या फ्रेम टाइप, या फिर ट्रस फॉर्म में हो सकता है। जो कि जो ट्रैफिक है, या फिर ट्रेन्स है, या फिर रोड्स हैं, उनकी जो ट्रैफिक लोड होता है वो एक्चुअल में बियर करता है। और वो जो लोड होता है, सुपर स्ट्रक्चर लोड होता है, वो सब स्ट्रक्चर को पियर या एबटमेंट्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। और जो सब स्ट्रक्चर लोड आता है वो फाउंडेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो सुपर स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट्स होता है वो मैंने आपको बताया कि उसमें अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक आर्च हो सकता है, फ्रेम हो सकते हैं, ट्रस हो सकते हैं, स्लैब, या फिर गर्डर हो सकता है। गर्डर एक सिंपली बीम होता है जो कि हैवी लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब जो भी बीम्स होती है, गर्डर्स होता है, वो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि आरसीसी, पीएससी, या फिर स्टील स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेट गर्डर की। तो यहाँ पे हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वो प्लेट गर्डर है। तो प्लेट गर्डर में इट्स ए सिंपल डिज़ाइन, एक सिंपल डिज़ाइन है जो आई सेक्शन के फॉर्म में होता है। इसका जो सेक्शन है वो आई सेक्शन है। और आप यदि पढ़े होंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप पाएंगे कि जो आई सेक्शन होता है वो बेंडिंग के लिए बेस्ट डिज़ाइन होता है। वो बेंडिंग रेसिस्ट काफ़ी अच्छे से होता है उसमें, जिसमें कि आई सेक्शन में टॉप फ्लैंज है, बॉटम फ्लैंज है और वेब होता है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको जो बॉटम में रिविट्स की लाइन दिख रही है वो बॉटम फ्लैंज है, और ये जो स्लीपर्स हैं वो टॉप फ्लैंज पे रेस्ट है, और इसके बीच का जो पोर्शन है वो वेब कहलाती है। और वेब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्टिकल स्टिफनर्स हैं। ये जो स्टिफनर्स होते हैं ये टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज को एक लाइन में रखते हैं और ये बेंडिंग रेसिस्ट करते हैं। जो वेब होता है उसको बकलिंग से प्रिवेंट करते हैं। जो स्टिफनर है ये इंटरमीडिएट स्टिफनर, बेरिंग स्टिफनर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किसी प्लेट गर्डर में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी हो सकते हैं। यदि वेब का डेप्थ ज़्यादा है, लाइक 2 मीटर्स और मोर है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लेट गर्डर में टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज, वेब, स्टिफनर। अब
चूँकि जो प्लेटें आती है वो मैक्सिमम 12 मीटर की आती है। तो यदि हमारा स्पाइन लेंथ जो है 12 मीटर से ज़्यादा है तो उसको स्प्लाइस करके उसमें कनेक्शन दिया जाएगा, ताकि वो जो भी स्पाइन लेंथ है वो उसको फुलफिल कर पाएगा। इसके लिए इसमें स्प्लाइस दिया जाता है। वो स्प्लाइस फ्लैंज में होती है, बेम में होती है। चूँकि ये 24.4 मीटर का स्पैन है तो इसमें 2 स्प्लाइस है। और कभी भी स्प्लाइस जो होती है वो सेंटर में नहीं दिया जाता है। स्प्लाइस जो होती है, यदि हम यहाँ टेक्निकली बात करें तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है पूरे बीम में, गर्डर में, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस एरिया में, उस रीजन में स्प्लाइस प्रोवाइड करते हैं। तो चूँकि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो सेंटर में आता है, सेंटर ऑफ द स्पैन। तो ऑलमोस्ट L/3 और L/4 का जो रीजन होता है उसमें स्प्लाइसिंग दिया जाता है। तो ये ब्रिज का टॉप पोर्शन है। जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ट्रैक स्ट्रक्चर आती है। यदि रोडवे है, रोड ब्रिज है, तो उस पर सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर बिटुमिनस कंक्रीट या फिर RCC स्लैब आएंगी। और ये जो जिस पे हम चल रहे हैं वो फुटपाथ है, और इस ब्रिज में राइट साइड में फुटपाथ दिया गया है और ये हैंड रेलिंग है। ब्रिज के ऊपर, रेलवे ब्रिज के ऊपर आप कहीं भी देखेंगे तो जो मेन रेल होता है ना, उसके अंदर साइड में गार्ड रेल प्रोवाइड किया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 रेल के साथ साथ अंदर में गार्ड रेल भी है। गार्ड रेल का मेन पर्पस होता है कि इन केस यदि ब्रिज पे एक्सीडेंट होता है, डिरेलमेंट होता है, तो ट्रेन की एक साइड की व्हील तो बाहर हो जाएगी, लेकिन दूसरी साइड की व्हील जो है ये गार्डरेल में जाके अटक जाएगी, उसमें जाके फंस जाएगी। तो ये ट्रेन को मेन ब्रिज से गिरने से बचा लेगी। इसके लिए गार्डरेल का बहुत, ब्रिज पे होना बहुत इम्पोर्टेंट। और गार्डरेल का जो हाइट होता है वो 25 mm, जो मेन रेल का है, मेन रेल का जो हाइट है उससे 25 mm कम होता है। तो अभी हमने सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात की। इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।